यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य सदस्यों को भारतीय भाषा समिति की ओर से मैं स्वागत करता हूँ। समिति के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया। मैं थोड़ा हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपसे मेरा विचार प्रस्तुत करता हूँ। मलयालम जानता हूँ बट ज़्यादा भाषण करने के लिए अभी इतना हिम्मत तो है, बट सुनने के लिए आपको हिम्मत चाहिए। इसलिए मैं पहले निवेदन करता हूँ, द्वार का खुला करे या विधान करे। तो हमने एक भारतीय विचार को आगे ले जाने के लिए यहाँ जो बैठे हैं थोड़ा वहाँ रख सकते हैं, जो नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि आगे भी देखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ऐसे थोड़ा सा हम देख नहीं पा रहे, थोड़ा बीच में भी डाल सकते हैं अपना अपना आसन, क्योंकि देखने से और ज़्यादा हमको समझ में आ जाएगा। कुछ लोगों को हिंदी भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा, ऐसा मुझे लगा है। ज़्यादा लोग मलयालम भी जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं और अलग अलग भाषी लोग भी है यहाँ। भारतीय भाषा समिति NEP 2020 के बाद 15 नवंबर 2021 को इसका स्थापना की केंद्र सरकार ने। विशेषतया एक हाईपावर्ड कमिटी टू प्रमोट इंडियन लैंग्वेज। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि भारतीय भाषाओं के विकास के लिए क्या क्या काम करना है विद्यालय शिक्षा में और उच्च शिक्षा में, समाज में। अभी 5 साल से भारतीय भाषा समिति दिल्ली केंद्र बनकर काम कर रही है। इसका अध्यक्ष है पद्मश्री चमू कृष्ण शास्त्री जी। इसका स्ट्रक्चर जो है, अंदर बहुत सारे एकेडमिक कोऑर्डिनेटर्स है, कंसल्टेंट्स है, ट्रांसलेटर्स है, बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं। साथ साथ सभी विश्वविद्यालय भी जुड़े हैं। तो आज जो विषय है हमारा, भारतीय भाषा पुस्तक योजना। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि भारतीय भाषाओं में पुस्तकों का रचना करने के लिए एक स्कीम है ये सरकार की तरफ से। तो भारतीय भाषा पुस्तक 2 विषय इसमें हम देख सकते हैं। हम जानते हैं 2011 की जनगणना में भारत की जो भाषाएं हैं लगभग 1369 लैंग्वेजेस मदर टंग्स के रूप में लिया गया था। उसमें भी हम जानते हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में जो अभी शिक्षा में माध्यम के रूप में है वो है 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाओं में पाठ्य सामग्री का निर्माण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। पुस्तक जो है उसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। ये ड्राफ्ट जो है अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ, इसलिए कहीं भी अभी तक नहीं दिया है। ये ओनली ड्राफ्ट, बट 70 to 80% as it is, 20% may be changed. So it is only draft only, not finalized yet. भारतीय भाषा पुस्तक योजना के संदर्भ में हम देख सकते हैं what happened. आज की इस प्रेजेंटेशन में इन विषयों के बारे में हम चर्चा करेंगे। पुस्तक योजना पृष्ठभूमि, प्रमुख उद्देश्य एवं दृष्टि, पुस्तक योजना की प्रमुख विशेषताएं, समग्र संचालन तंत्र का संक्षिप्त अवलोकन, राज्य स्तरीय कार्यान्वयन तंत्र की संरचना एवं कार्यप्रणाली, राज्य समन्वय समिति संरचना एवं कार्य, अग्रणी संस्थान लीड यूनिवर्सिटीज संचालन तंत्र एवं कार्य,
प्रक्रिया प्रवाह प्रोसेस फ्लो पुस्तक प्रस्ताव से लेकर अंतिम प्रकाशन तक, पुस्तक तैयारी की समय सीमा, मूल दिशा निर्देश एवं मानक रूपरेखा, क्षमता निर्माण एवं संस्थागत सहयोग, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इंस्टीट्यूशनल हैंड होल्डिंग, हितधारकों हेतु प्रमुख प्रोत्साहन की इनिशिएटिव्स टू द स्टेक होल्डर्स, पुस्तक योजना प्रबंधन पोर्टल, पुस्तक योजना मैनेजमेंट पोर्टल। इन 12 विषयों के बारे में इस प्रस्तुति में आपके साथ मैं विचार करूंगा। पहले भारतीय भाषा पुस्तक योजना जो रूपीकरण किया गया, उसका नीतिगत निर्णय पॉलिसी डिसीजन क्या हुआ, इसके बारे में हम थोड़ा पहले देखेंगे। एनईपी के 2.8 आप जानते हैं, उसमें द्वितीय अध्याय में 8वीं यूनिट जो है उसमें लिखा गया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह परिकल्पना की गई है कि सभी स्तरों के विद्यार्थियों के लिए आनंददायक और प्रेरणादायक पुस्तकें विकसित की जाएंगी। यही मुख्य हमारे लक्ष्य है। इसके साथ साथ स्थानीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाले अनुवाद आवश्यकता अनुसार प्रौद्योगिकी की सहायता ले सकते हैं और इन्हें व्यापक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। यह नीति मातृभाषा, स्थानीय भाषाओं, भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पाठ्य पुस्तकों, कार्य पुस्तिकाओं, वीडियो, नाटकों, कविताओं, उपन्यासों, पत्रिकाओं आदि सहित स्थानीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षण और मुद्रित सामग्री की निरंतर उपलब्धता पर बल देती है। इसी को मन में रखकर जो नीतिगत निर्णय हुआ था एनईपी 2020 में, उसको मन में रखकर भारतीय भाषा पुस्तक योजना की रूपीकरण किया गया है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं 19 जनवरी 2024 में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा एक आदेश दिया गया था। इसमें भारत में शिक्षा के सभी स्तरों पर प्रस्तुत किया जा रहे प्रत्येक पाठ्यक्रम की पाठ्यपुस्तकें और अध्ययन सामग्री छात्रों को वर्तमान अध्ययन सामग्री के साथ साथ सभी भारतीय भाषाओं में अगले 3 वर्षों के अंदर विश्वविद्यालयों, आईएनआईएस और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। पत्र में यह भी बताया गया था, इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता पर लेने का आग्रह किया गया। ये 19 जनवरी 2024 में ये भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय के द्वारा एक दिया गया था। उसके बाद आप जानते हैं पिछले साल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी जो है, उन्होंने केंद्रीय बजट में भारतीय भाषा पुस्तक योजना की घोषणा की गई थी। उसमें 6000 करोड़ प्रावधान किया गया था 25-26 के बजट में। उसके अनुरूप बहुत सारे काम हमने किया था। बैकग्राउंड की वर्क बोल सकते हैं आप। अभी जो नीतिगत निर्णय हुआ था उसका अंतिम रूपरेखा में हम थे, इसलिए सभी राज्यों में, सभी यूनियन टेरिटोरीज में अभी इस तरह की 1 दिवसीय प्रारंभिक बैठक गोष्ठी चल रही है सभी राज्यों में। और इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव ये है कि विद्यालय और उच्च शिक्षा के कार्यक्रम जो है भारतीय भाषाओं में 22 भारतीय भाषाओं में डिजिटल इंटरैक्टिव पुस्तकों के रूप में उत्कृष्ट गुणवत्ता वाली शिक्षण सामग्री तैयार करना, ये है मुख्य उद्देश्य, जो छात्रों को वेब पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध हो निःशुल्क रूप से। ये प्रिंटेड मटेरियल नहीं है, डिजिटल पोर्टल में सभी पुस्तकों का प्रकाशित की जाएगी। इसलिए ये प्राथमिकता है कि एकेडमिशियंस जितने भी लोग पूरे भारत में हैं, पूरे भारत में आप जानते हैं उच्च शिक्षा में कितने शिक्षक होंगे लगभग? Do you have any idea? More than, सर ने लगभग बताया था 60 लाख। इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं आंग्ल माध्यम से पढ़ के आंग्ल माध्यम में पढ़ा रहे हैं। आप जानते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं आंग्ल माध्यम में पढ़ाई किया, आंग्ल माध्यम में ही पढ़ा रहे हैं आजकल। इन लोगों को भारतीय भाषाओं में लाने के लिए एक आदेश देने से काम नहीं होगा।
एजिटेशन होगा, क्योंकि उनमें इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो अपनी भाषा में, भारतीय भाषा में पढ़ाने की सामर्थ्य हो सके। ऐसा एक आदेश देने से काम नहीं होता। तो क्या करना चाहिए? आदेश के अलावा भारतीय भाषाओं में पुस्तक रचना के माध्यम से अध्यापकों में परिवर्तन लाना, उनको भारतीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तक निर्माण करेंगे, तब उन लोगों ने क्या करेंगे, उनके बारे में चिंतन करेंगे, रचना के समय में बहुत सारे विषयों को आकलन करेंगे, उनमें भी सामर्थ्य बढ़ जाएगा। इसके लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना के माध्यम से अध्यापकों के मानसिक स्थिति का परिवर्तन करके इस वातावरण को आगे ले जाने का एक मुख्य उद्देश्य था भारतीय भाषा पुस्तक योजना का। हम आगे भी देखेंगे पुस्तक योजना के कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, साइलेंट फीचर्स ऑफ द स्कीम। इनमें हम देख सकते हैं, जैसा भारतीय भाषा पुस्तक योजना में एक शब्द बताया गया, पुस्तक। ये पुस्तक क्या है? पुस्तक के बारे में हम चिंतन करेंगे थे। पुस्तक से आशय यह है कि उच्च शिक्षा में पाठ्य पुस्तक नहीं होता है। हम जानते हैं उच्च शिक्षा में पाठ्य सामग्री होता है, न तो पाठ्य पुस्तक। परंतु यहाँ पाठ्य पुस्तक इसलिए लिखा गया, विद्यालय शिक्षा में भी पाठ्य पुस्तकों का निर्माण चल रहा है। वो काम एनसीईआरटी के द्वारा अभी किया जा रहा है। बहुत दिनों से उन्होंने बहुत प्रयास करके भारतीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तकों का निर्माण कर रहे हैं। विद्यालय शिक्षा का उत्तरदायित्व तो एनसीईआरटी, एससीईआरटी जैसे संस्थाएं हैं, उन लोगों को दिया गया। इसलिए यहाँ पुस्तक का आशय में पाठ्य पुस्तक पहले इसलिए लिखा गया, विद्यालय शिक्षा में पाठ्य पुस्तक की आधार है पढ़ाने का, परंतु उच्च शिक्षा में पाठ्य पुस्तक नहीं होगा। इसलिए पाठ्यक्रम आधारित पुस्तक मीन्स पाठ्य सामग्री होगा सिलेबस के आधार पर। उसके साथ साथ संदर्भ पुस्तक होगा, रेफरेंस बुक्स। उसके साथ साथ अन्य अध्ययन सामग्री, जो अदर स्टडी मटेरियल हम बोल सकते हैं। पुस्तक से ये आशय है कि पाठ्य पुस्तक, पाठ्य सामग्री, संदर्भ पुस्तक और अन्य अध्ययन सामग्री, रिसर्च मटेरियल भी हो सकता है। और पुस्तकों का विकास यहाँ दो उपागमों से किया जाएगा। एक है मौलिक लेखन, दूसरा है अनुवाद। मौलिक लेखन मीन्स ओरिजिनल राइटिंग एंड सेकेंड वन इज द ट्रांसलेशन। 12 भाषाओं में मौलिक लेखन पर अधिक बल दिया जाएगा। 12 भाषाएं ये है कि भारत के लगभग 90% लोग, 90% लोग इन भाषाओं में अध्ययन कर रहे हैं। इसलिए 22 भाषाओं में से 12 भाषाओं में मौलिक लेखन पर अधिक बल दिया जाएगा, जबकि शेष 10 भाषाएं हैं, मुख्यतया अनुवाद आधारित प्रकाशनों की प्रधानता होगी, क्योंकि उन भाषाओं में लिखने वालों की संख्या बहुत कम है। जैसा डोगरी, कश्मीरी, ऐसा कुछ भाषाएं हैं। उन भाषाओं में अध्ययनकर्ता, माध्यम सभी हम देखेंगे तो बहुत कम प्रतिशत में है। इसलिए 22 भाषाओं का 2 अप्रोचेस हमने अपनाएंगे। 12 भाषाओं में प्रथम हमने मौलिक लेखन करेंगे, 10 भाषाओं में अनुवाद करेंगे। कभी वाइस वर्सा भी हो सकता है, कभी वाइस वर्सा भी हो सकता है, बट 12 भाषाओं में तो मौलिक लेखन जरूर होगा ही। और किसी विशेष कार्यक्रम, पाठ्यक्रम के अंतर्गत किसी विशिष्ट भाषा में विकसित की जाने वाली पुस्तकों की संख्या कैसे निर्णय करेंगे हम? किस राज्य में? अभी आरंभ में श्री कुमार जी ने बताया था 100 पुस्तकें मलयालम में होनी चाहिए। इसका डिसीजन कौन लेगा? इसका डिसीजन ये है कि संबंधित राज्य, केंद्र शासित प्रदेश की आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित एवं प्राथमिकता के अनुसार तय की जाएगी। कितने पुस्तक लिखना चाहिए, कितने पुस्तकों की आवश्यकता है, इसका निर्णय उस राज्य की जो कोऑर्डिनेशन कमिटी होंगे वो डिसाइड करेंगे। वो 100 नहीं होगा, क्योंकि लगभग देखेंगे तो 2.45 लाख पुस्तकों का निर्माण होना है 3 सालों के अंदर। इसलिए 100 पुस्तक लिखेंगे तो मलयालम में वो कम है, बहुत कम है। कम से कम 10,000 से ज्यादा पुस्तक मलयालम भाषा में आना चाहिए।
सभी विषयों को, न केवल एक विषय का मैं नहीं बोल रहा हूं, सभी विषयों में 10,000 से ज्यादा पुस्तक मलयालम में होना चाहिए। इसलिए टारगेट ज्यादा रखेंगे तब आसपास आ जाएंगे, 100 ही रखेंगे आधा भी कभी आएगा नहीं आएगा, इसलिए 100 के स्थान में हम 10,000 तक चले जाएंगे। बाद में ये भी हम देख सकते हैं योजना के विकेंद्रीकृत क्रियान्वयन, डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्मेट है हमारा, डिसेंट्रलाइज्ड इंप्लीमेंटेशन है, इसलिए सभी राज्यों के विश्वविद्यालयों के द्वारा, INIS के द्वारा, सभी गणमान्य विश्वविद्यालय जो है उच्च शिक्षा संस्थान है उनके द्वारा ये काम आगे ले जाएगा। इसलिए योजना के विकेंद्रीकृत क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उच्च शिक्षण संस्थान जिनमें केंद्रीय, राज्य, निजी तथा डीम्ड विश्वविद्यालय शामिल है, व्यापक भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा विभाग भी इसके क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। इसलिए केवल एक विश्वविद्यालय, 2 विश्वविद्यालय अथवा कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है, पूरे भारत में जितने भी विश्वविद्यालय है, जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, सभी के सामंजस्यपूर्ण भागीदारी से इस काम को हम आगे ले जाने के लिए तैयार है। योजना के अंतर्गत संस्थानों, लेखकों, समीक्षकों, अनुवादकों, संपादकों तथा अन्य संबंधी हितधारकों के चयन हेतु, क्योंकि ये छोटा सा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है, इसलिए नियत सम्मत एवं पारदर्शी प्रक्रिया, ये ड्यू एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस अपनाया जाएगा। निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुस्तक लेखन एवं अनुवाद कार्यों को स्पष्ट समय सीमा के साथ परियोजना मोड में स्वीकृत किया जाएगा। इसलिए इसका टाइम डेडलाइन है, डिफाइंड टाइमलाइन है, प्रोजेक्ट मोड में हमने इसको आगे ले जाना चाहिए, क्योंकि पुस्तक लिखने के लिए अनुभव के साथ साथ बहुत समय चाहिए। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं मैं एक दिन बैठकर पूरा पुस्तक लिख दूंगा, वो नहीं होगा। इसलिए हर दिन हमको 5-6 पुट लिखना चाहिए, तभी हम आगे ले जा सकते हैं। हम जब बैठेंगे तब काम आगे नहीं जाएगा, उस समय ही बहुत सारे काम हमारे ऊपर आ जाएगा। लगभग समय सीमा नहीं है तो वो आगे आगे जाके 3 वर्ष नहीं 30 साल तक भी नहीं होगा। इसलिए इसके लिए क्लियर डेडलाइन है, 3 साल ऐसा दिया गया। हर एक साल में हर एक एक्शन प्लान है, हर साल में भी एक एक्शन प्लान बनाया जाएगा, एक्शन प्लान के अनुसार हम आगे जाएंगे। तो यहाँ और भी कुछ विषय ऐसे है, पुस्तकों के विकास का दायित्व नामित अग्रणी विश्वविद्यालय संस्थानों का सौंपा जाएगा। इसमें व्यवस्था की दृष्टि से लीड यूनिवर्सिटीज, नोडल यूनिवर्सिटीज ऐसा कुछ व्यवस्था बनाने के लिए तय किया गया था। इसमें किसी विशिष्ट कार्यक्रम की किसी निर्धारित भाषा में सभी पुस्तकें 3 वर्ष के अवधि के भीतर पूर्ण की जा सके। हम जानते हैं केरल में लगभग 25 विश्वविद्यालय है, वो डीम्ड हो, स्टेट हो या केंद्र सरकार की, तो सभी मिलकर 25 संस्थाएं हैं विश्वविद्यालय के नाम पे। वहाँ ऐसे के 23-24 हम देखेंगे, ऐसे हम जानते हैं ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 23-24 में देखेंगे तो केरला में स्पेशली केंद्रीय विश्वविद्यालय 1 है, INIS 6 है, स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज 14 है, स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी 1 है, डीम्ड यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट 2 है, 1 प्राइवेट है। ऐसा मिला के हम देखेंगे तो टोटल 25 विश्वविद्यालय है केरल में। इसलिए 25 विश्वविद्यालयों में एक प्रोग्राम को एक विश्वविद्यालय को दिया जाएगा। जैसा हम सोचेंगे तो बीकॉम कॉमर्स है एक सब्जेक्ट, बीकॉम में कॉमर्स एक प्रोग्राम है, उसमें फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर ऐसा देखेंगे तो 3 साल है तो 6 सेमेस्टर होंगे, नहीं तो 8 सेमेस्टर होंगे। इसलिए हमको एक यूनिवर्सिटी अथवा एक संस्था के लिए 1 या 2 या 3 उस संस्था की सामर्थ्य के अनुसार प्रोग्राम्स चयन कर सकते हैं। वो संस्था बाकी विश्वविद्यालयों में उस विषय के जो प्राध्यापक गण है अथवा लेखक गण है उनके साथ समन्वय करके उन सभी मिलकर बीकॉम के, कॉमर्स के पूरा प्रोग्राम के जितने भी कोर्सेस है सभी को मलयालम में लिखा जाना चाहिए, तभी वो
पूरा प्रोग्राम जब होगा तभी हम वो उस माध्यम में पढ़ा सकते हैं। केवल एक पुस्तक बनेगा सेमेस्टर 1 में, सेकंड सेमेस्टर में एक पुस्तक बनेगा, थर्ड सेमेस्टर में एक पुस्तक बनेगा, तरी भारतीय भाषा माध्यम से पढ़ा नहीं सकते हैं। बच्चों को भी उतना उसकी जरूरत नहीं होगी। इसलिए एक प्रोग्राम, एक विश्वविद्यालय को चयन करना होगा, तभी हम एक समग्र प्रोग्राम, जैसा बीकॉम कॉमर्स है, बीकॉम मैनेजमेंट है, ऐसा एक प्रोग्राम को, एक संस्था को पहले वर्ष में दिया जाएगा, उसके एक्शन प्लान बनाया जाएगा। उस विश्वविद्यालय के सामर्थ्य के अनुसार वो चयन कर सकते हैं अपने अपने विश्वविद्यालयों में कौन सा प्रोग्राम हो सकता है। मेरा विश्वविद्यालय में मैनेजमेंट का ज्यादा लोग है तो मैं मैनेजमेंट का करवा सकता हूं। हमारे विश्वविद्यालय में 25 लोग है, बाकी 30 लोग, 40 लोग बाकी विश्वविद्यालयों में डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर सभी मिलकर ये काम आगे ले जाएंगे। ऐसा एक विश्वविद्यालय संस्थान को एक प्रोग्राम, 2 प्रोग्राम, 3 प्रोग्राम, 4 प्रोग्राम, 5 प्रोग्राम, कितने भी वो कर सकते हैं। स्टेप वाइज, एक स्टेप, 2 स्टेप, ऐसा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, एक साल में वो पूरा किया, सोच लीजिए सेकंड ईयर में भी फिर वो एक प्रोग्राम ले सकते हैं, वो भी पूरा किया और भी कर सकते हैं। ऐसा एक साल में सामान्यतया 1 या 2 प्रोग्राम लेके हम आगे जाएंगे। इसका टाइम लिमिट ये दिया गया था योजना के जो प्रपोजल, 3 साल के अंदर ये पूर्ण की जा सके। संपूर्ण प्रक्रिया को एक ऑनलाइन डिजिटल तंत्र के माध्यम से संचालित किया जाएगा। इसके लिए एक वेब पोर्टल में मैनेजमेंट कर रहे हैं, उसके लिए ऑलरेडी सरकार की जो व्यवस्था है, NIC संस्थाएं हैं, उनके साथ बात करके आगे काम ले जा रहे हैं। मैनेजमेंट पोर्टल रेडी हो रहा है, ऑलरेडी 80% उसका पूरा हो गया, जस्ट 20% सजेशंस के आधार पर और परिवर्तन जो भी करना है वो कर रहे हैं, और भी बाद में भी उसका निरंतर परिवर्तन होता जाएगा। योजना के अंतर्गत लगभग कितने पुस्तकें बनाने की चिंतन है, वो है 2.45 लाख, लगभग 2.5 लाख पुस्तक इन 3 years, not for 1 year, in all 22 languages। सो योजना के अंतर्गत लगभग 2.5 लाख पुस्तकों के विकास का प्रस्ताव है, एक केवल प्रपोजल है। योजना के अंतर्गत केवल वे पुस्तकें ही प्रकाशन हेतु अनुमोदित की जाएगी जो निर्धारित उच्च गुणवत्ता मानकों को पूर्ण करती हो, क्योंकि केवल पुस्तक लिखने से काम नहीं होगा, साथ साथ स्ट्रिंजेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा, तभी वो पुस्तक मानक रूप से सभी के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म में दिया जाएगा। इसलिए इसके लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक कमेटी भी बनाया जाएगा, बुक क्वालिटी एश्योरेंस कमेटी, वो आगे आ जाएगा। तो सारा हम देखेंगे तो यही विषय है, एक ही में लाया गया था। पहले जो 11 विषय बताया गया था एक ही पीपीटी में वो दिया गया। तो पुस्तक विकास के लिए दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, अप्रोचेस फॉर बुक डेवलपमेंट। इसके लिए हमने 2 तरह की चिंतन किया गया। पहले भी मैंने बताया था 12 भाषाओं में मौलिक लेखन, 10 भाषाओं में अनुवाद, वाइस वर्सा, दोनों भी हो सकता है। इसमें जो ओरिजिनल राइटिंग में सभी भारतीय भाषाओं में ओरिजिनल राइटिंग हो सकता है, इसलिए डाउट नहीं करना चाहिए। संस्कृत में लिखना चाहिए तो क्या मुझे अनुवाद करना है या ओरिजिनल राइटिंग करना है? लेखक ऐसा है, संस्कृत भी जानता है, गणित भी जानता है, फिर भी वो मौलिक लेखन हो सकता है। परंतु सामान्यतया हमको ऐसा प्रस्ताव में दिया गया था 12 भाषाओं में ओरिजिनल राइटिंग, 10 भाषाओं में अनुवाद की प्रक्रिया होगी, जो मानक पुस्तकों का निर्माण होने के बाद अनुवाद किया जाएगा। इसलिए वो भाषाएं हैं एम्फसिस ऑन ओरिजिनल राइटिंग, असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। ये 12 भाषा जो है वो ओरिजिनल राइटिंग मौलिक लेखन के लिए, और 10 भाषाएं जो है उनमें लेखकों की संख्या भी कम है और उसमें लिखने वाले, अनुवाद करने वालों की संख्या भी बहुत कम है। इसलिए बोडो, डोगरी, कश्मीरी, कोंकणी, मणिपुरी, मैथिली, नेपाली, संस्कृत, संथाली एंड सिंधी, इसलिए 2 अप्रोचेस हमने अपनाए हैं। इसलिए मलयालम किसमें आएगा, आप सभी अभी देख के बता सकते हैं। मलयालम मुख्यतया ओरिजिनल राइटिंग में है।
इसलिए हमको मौलिक लेखन हर एक प्रोग्राम के लिए करना पड़ेगा। हम मौलिक लेखन जब करेंगे, पिछले सालों में जो पुस्तक बनाया गया उनको भी ध्यान में रखते हुए आधुनिक यूजीसी का जो एलओसीएफ पाठ्यक्रम बनाया गया, करिकुलम बनाया गया, उसको भी मन में रखकर हमें आगे जाएंगे, सभी वो वर्तमान समय की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है। इसलिए यहाँ की फीचर्स ऑफ बुक्स देखेंगे तो सभी संबंधित पाठ्यक्रमों के लिए भारतीय भाषाओं में पुस्तक बनाना एक फर्स्ट की फीचर है। दूसरा है राज्य, केंद्र शासित प्रदेश एवं स्थानीय प्रासंगिकता के अनुसार स्थानीयकरण, लोकलाइजेशन ऑफ द बुक्स। क्योंकि बंगाल में जो पुस्तक बनाया गया, बंगाल की दृष्टिकोण में उन्होंने उस पुस्तक में कुछ विषय जोड़ा गया था। अब केरल में उसी पुस्तक को हम जब उसी पाठ्यक्रम को जब हम बनाएंगे, केरल की आवश्यकताओं के अनुसार हमको उसमें लोकलाइजेशन ऑफ द कंटेंट होना चाहिए। जैसा गणित के बारे में हम बात करेंगे, माधवीय गणित का इसमें यहाँ बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो गणित के पुस्तकों में माधवीय गणित का जो भी विषय है, सिद्धांत है, उनको भी वहाँ जोड़ा जा सकता है। इसलिए लोकलाइजेशन ऑफ द बुक्स राष्ट्रीय दृष्टिकोण एवं नीतिगत रूपरेखाओं के अनुसार समायोजन करना चाहिए, जो एनईपी 2020, एनसीएफ, एलओसीएफ इत्यादि। भारतीयता एवं भारतीय जीवन मूल्यों पर आधारित विषय वस्तु। अभी तक जितने भी आंग्ल पुस्तकें हैं उनकी दार्शनिक आधार पर उन्होंने बनाया था। हमारे आवश्यकताओं के अनुसार उन्होंने कोई पुस्तक नहीं बनाया, अपनी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, उसकी दृष्टिकोण के अनुसार आंग्ल पुस्तकों का निर्माण किया गया। इसलिए हम जब भारतीय भाषाओं में बनाएंगे, भारतीय दृष्टिकोण को मन में रखकर भारतीयता एवं भारतीय जीवन मूल्यों पर आधारित विषय वस्तु को बनाएंगे। उपयुक्त होने पर भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित विषय वस्तु का समावेश किया जाएगा। जब केमिस्ट्री की बात करेंगे तो आचार्य नागार्जुन के बारे में 5-6 पुटों में हम बच्चों को बताएंगे केमिस्ट्री में हमारी परंपरा क्या है, फिजिक्स में हमारी परंपरा क्या है, एस्ट्रोनॉमी में हमारा परंपरा क्या है। उस पुस्तक में आईकेएस से संबंधित कुछ विषयों को हम जोड़ेंगे, संयोजन करेंगे, तभी बच्चों को भारतीयों का ज्ञान क्या है, ज्ञान परंपरा क्या है, समझ में आ जाएगा। आधुनिक पुस्तक जितने भी अभी तक है उनमें से ना नागार्जुन की चिंता है, ना कणाद की चिंता है, ना किसी की चिंता है। इसलिए हम जब भारतीय भाषाओं में उस विषय में पुस्तक लिखने जाएंगे, तब भारतीय परंपरा में उस विषय पर कौन कौन से लोग काम किए हैं, कौन कौन उसमें अपना योगदान दिए हैं, उनको भी हम जोड़ेंगे। वैसे ही अद्यतन केस स्टडी, क्षेत्रीय उदाहरण एवं स्थानीय संप्रदाय जो है उन सभी का भी समावेश करेंगे। सीएसटीटी जो है आप सभी लोग जानते हैं, कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टेक्नोलॉजी, ये भारत सरकार के द्वारा शब्द निर्माण के संदर्भ में, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के संदर्भ में सीएसटीटी का निर्माण किया गया 1961 में। अभी नहीं, 1961 से अभी तक 30 लाख वैज्ञानिक शब्दों का निर्माण किया गया था सीएसटीटी के द्वारा। तो हमने जब पुस्तकों का निर्माण करेंगे तो हमको उस शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए जो समान वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली का उपयोग हो। जैसा आधुनिक जो एनईपी 2020 में मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट की प्रस्तावना की गई थी। इसलिए एक बच्चा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला में पढ़कर कभी कुछ कारणों से वो मध्य प्रदेश में पढ़ने जाएंगे तो फर्स्ट ईयर के बाद जब सेकंड ईयर वो प्रवेश करेगा तो उनको फिर पूरा पुस्तक नया होगा, क्योंकि शब्दावली समान नहीं है। यहाँ जो शब्दावली का प्रयोग किया गया वो शब्दावली वहां नहीं है, तो उनको पूरा समझने के लिए ही 6 महीने चाहिए। इसलिए सीएसटीटी के द्वारा विकसित मानकीकृत वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली का उपयोग हमारे भारतीय भाषाओं में जो पाठ्य पुस्तकें हम लिखेंगे उसमें प्रयोग किया जाना चाहिए। उसमें कोई आपकी सुझाव है तो हम सीएसटीटी को लिखेंगे, वहां जो भी परिवर्तन चाहिए शब्दावली के संदर्भ में वो परिवर्तन भी आगे उसके लिए एक गाइडलाइन बन रहे हैं। गाइडलाइंस सभी के लिए गाइडलाइंस है, SOPs भी बन रहे हैं। इसलिए वहां हम इस शब्दावली का ये मलयालम में सही नहीं है, ये सही है, वहां उनकी वेबसाइट में कभी गलती है तो हम उसको बता सकते हैं।
तो QR कोड संशोधन, ऑडियो वीडियो और नैतिक AI सक्षम सामग्री का समावेश किया जाना चाहिए, तभी वो इंटरैक्टिव पुस्तक होता है। जैसा आधुनिक NCR की पुस्तक आप देखेंगे तो जो नया बनाया उसमें एक QR कोड होगा, जहां जहां विषय की आवश्यकता के अनुसार जो भी वेबसाइट का उल्लेख करना चाहिए तो वो वेबसाइट का लिंक दे देंगे। ऐसा कुछ महत्वपूर्ण बातें उसमें दिया गया था, हम उसको फॉलो करेंगे। उद्योग संबंधी नवाचार एवं भारत में उद्यमिता से संबंधित जो विषय वस्तु है, जो मेक इन इंडिया हो या अदर टाइप ऑफ जो भी प्रक्रियाएं हैं, उनको भी हमने जोड़ेंगे। शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा पद्धतियां एवं अधिगम परिणाम आधारित विषय वस्तु, जो विषय वस्तु हम बनाएंगे वो शिक्षार्थी केंद्रित होना चाहिए। शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा पद्धतियां एवं अधिगम परिणाम आधारित विषय वस्तु, दिव्यांग शिक्षार्थियों हेतु सरलता सुविधाएं एवं समावेशी शिक्षण सहायक, इंक्लूसिव एजुकेशन हम अभी फॉलो कर रहे हैं, उसको और भी वैसे ही आगे भी ले जाएंगे। वर्तमान विषय वस्तु का अधिकतम सीमा तक उपनिवेशवादी प्रभाव से विमुक्तिकरण, इसका उद्देश्य है कि डीकॉलोनाइजेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग कंटेंट टू द मैक्सिमम एक्सटेंट प्रयास करेंगे, तभी वो हो सकता है। इसलिए उन विषयों को मन में रखते हुए हमने आगे भी, जैसा भारतीय भाषा पुस्तक योजना मैकेनिज्म जो है, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उन लोगों के द्वारा ये मैकेनिज्म थोड़ा समझना जरूरी है। कुछ लोग उसके लिए भी है, कुछ लोग पुस्तक लेखन के लिए भी है, कुछ लोग समन्वय के लिए है, सभी तरह के लोग यहाँ बैठे हैं। कुछ लोग, सभी लोग पुस्तक लिखेंगे ऐसा नहीं है, कुछ लोग जिसकी सामर्थ्य के अनुसार उन लोगों ने अपना अपना काम, समन्वय करने के लिए कुछ लोग चाहिए, पुस्तक बनाने के लिए कुछ लोग चाहिए, जो पुस्तक बना है उसका रिव्यू के लिए कुछ लोग चाहिए, ये सब मैकेनिज्म है हमारा। तो इसमें 3 तरह की मैकेनिज्म देख सकते हैं। एक तो सेंट्रल लेवल मैकेनिज्म जो है पूरे भारत का तंत्र जो है उसको देखता है, सेंट्रल लेवल मैकेनिज्म। दूसरा है सेंट्रल लेवल से वो विकेंद्रीकरण होके, डिसेंट्रलाइज होके वो स्टेट लेवल मैकेनिज्म होगा दूसरा। तीसरा है स्टेट लेवल मैकेनिज्म में भी इंस्टीट्यूशन लेवल मैकेनिज्म। तो 3 तरह की मैकेनिज्म इसमें है। एक तो सेंट्रल लेवल मैकेनिज्म है, स्टेट लेवल मैकेनिज्म है, तीसरा इंस्टीट्यूशन लेवल मैकेनिज्म। इंस्टीट्यूशन लेवल मैकेनिज्म जो है वो है हमारा पुस्तक योजना का आधार स्तंभ, हम बता सकते हैं। जैसा एक घर की सुस्थिरता के लिए क्या चाहिए, एक घर की सुस्थिरता होनी चाहिए तो पहले क्या करना चाहिए, उस घर की नींव जो है वो अत्यंत दृढ़ होना चाहिए। इसलिए स्टेट लेवल मैकेनिज्म ये सब ऊपर है, परंतु असली काम कौन करेगा, इंस्टीट्यूशन लेवल मैकेनिज्म में जितने भी लोग हैं वो लोग ग्राउंड लेवल पे जो काम है वो सब करने के लिए इंस्टीट्यूशन लेवल मैकेनिज्म यहाँ दिया गया है। इसलिए ओवरऑल ऑपरेशनल मैकेनिज्म जो है वो थोड़ा हम देख सकते हैं। भारतीय भाषा पुस्तक योजना में 4 तरह की समितियां हैं, 4 levels of committees are there. 2 committees, very high level committees, 2 committees जो है very high level committees, उनमें सामान्यतया विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारी ये सब रहेंगे। 4 तरह कमिटियों में एपेक्स एडवाइजरी कमिटी, एम्पावर्ड कमिटी, सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमिटी, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट, ऐसा 4 तरह की कमिटियां हैं। इसमें एपेक्स एडवाइजरी कमिटी, एम्पावर्ड कमिटी जो है वो मिनिस्ट्री की लेवल पे सब डिसीजंस लेना, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस सब वो उस लेवल पे देखेंगे। परंतु जो धरातल पर काम करना है वो 2 कमिटियां हैं, वो है सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ BBPY, केंद्र समिति है ये, सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमिटी और प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट, सभी पूरा प्रोजेक्ट का जो ईक्षण करेगा प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट। इसका सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमिटी में आप देखेंगे तो एक जोनल कोऑर्डिनेटर होगा, उसके बाद स्टेट कोऑर्डिनेशन कमिटी, स्टेट कोऑर्डिनेशन कमिटी कंसर्न अथॉरिटीज भी उनमें रहेंगे, जैसा UGC, AICT, NCERT, NIMI, PCI, NCT, जो भी विभिन्न स्तरों की समितियां हैं, संस्थाएं हैं, उनके साथ मिलकर ये स्टेट कोऑर्डिनेशन कमिटी भी काम करेगा। सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमिटी में भी विभिन्न लेवल स्तरों पे जो
NEP 2020 के बाद बनाया गया था NETF, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजिकल फोरम। ये टेक्नोलॉजी सपोर्ट देगी। अभी पूरे भारत में NETF काम कर रही है। और उसके बाद शब्दावली के संबंध में टर्मिनोलॉजी सपोर्ट देगा CSTT, कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, CSTT। और तीसरा है CIIL इन मैसूर, भारतीय भाषा संस्थान मैसूर। ये लैंग्वेज रिलेटेड सपोर्ट, क्योंकि बहुत सालों से भारतीय भाषाओं में काम कर रही है ये संस्था, इसलिए CIIL लैंग्वेज रिलेटेड सपोर्ट देगी। और IKS डिवीजन, भारतीय ज्ञान परंपरा के संबंध में जो भी सहयोग चाहिए उसके लिए भारतीय भाषा विभाग काम करेगा। और अनुवाद के संबंध में जो भी काम आगे जाएगा उसका सपोर्ट करेगा अनुवादिनी, भाषिनी और अदर ट्रांसलेशन टूल्स आर लाइक दैट। सो टूल ट्रांसलेशन सपोर्ट ऑलरेडी अनुवादिनी ने AICTE के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था। उन लोगों ने अभी एक सीमा तक अनुवाद के संदर्भ में बहुत सारे पुस्तकें, जैसा AICTE का जितने भी पुस्तकें हैं उसका अनुवाद स्थानीय भाषाओं में अभी करने के लिए शुरू किया गया। वैसे ही NCERT में जितने भी पुस्तकें बन रही हैं सभी पुस्तकों का अनुवाद पहले मिशन ट्रांसलेशन अनुवाद नहीं करेगा, उसके बाद 3-4 लेवल्स में मैनुअल अनुवाद का परिशीलन किया जाएगा। क्योंकि यंत्र का जितने भी सामर्थ्य है वो केवल 40 to 50, 60 अलग अलग भाषाओं के लिए अलग अलग सामर्थ्य है। इसलिए पहले मिशन ट्रांसलेशन होगा, उसके बाद उसका 3-4 लेवल्स में उसका मैनुअल पुनरीक्षण होगा। वैसे ही बुक राइटिंग एंड क्वालिटी गाइडलाइंस के सपोर्ट में NBT, नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये दिल्ली में है, वो भी देखेगा। वैसे ही BBPY कोर कमेटी जो है वो बुक क्वालिटी एश्योरेंस कमेटी होगा। वैसे ही डिजिटल डैशबोर्ड एंड पब्लिकेशन पोर्टल एंड टेक्निकल हेल्प डेस्क ये करेगा इनफ्लिपनेट, गवर्नमेंट की जो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट होगा हर जगह में, तो इनफ्लिपनेट है। इसलिए इनफ्लिपनेट के माध्यम से डिजिटल डैशबोर्ड और पब्लिकेशन पोर्टल भी बना जा रहा है। ये है ओवरऑल मैकेनिज्म है। ये कुछ स्टेक होल्डर्स भी इसमें है, जैसा UGC, सब वो स्टेक होल्डर्स है। और कुछ विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा संस्थान भी स्टेक होल्डर्स है इसका। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट लेवल इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म, ये सब टेंटेटिव है, कोई भी अभी फाइनलाइज नहीं हुआ। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ टेंटेटिव, ये बाद में फाइनल डिसीजन जब होगा थोड़ा सा परिवर्तन भी हो सकता है, कभी कभी ये दूसरी रूप भी दे सकते हैं मिनिस्ट्री में। इसलिए स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी, इसमें ऑफिस प्लेसमेंट नोडल इंस्टीट्यूशन, उसके मार्गदर्शन में कुछ लीड इंस्टीट्यूशन अग्रणी संस्था हम हिंदी में बोल रहे हैं अभी। लीड इंस्टीट्यूशंस वो यूनिवर्सिटी भी हो सकता है और प्रसिद्ध महाविद्यालय भी हो सकता है, कॉलेज भी। क्योंकि आप दिल्ली में देखेंगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अपेक्षा कुछ कॉलेज इतना दृढ़ है, उसके अपेक्षा ज्यादा काम करेंगे और उसका विस्तार भी ज्यादा है। 85 कॉलेजेस है, 85 कॉलेजेस में 55 कॉलेजेस ऐसा है उसका डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है। यूनिवर्सिटी में भी उतना नहीं है, बट उनके पास सामग्री है, संसाधन है, लेखक है, लेक्चरर सब है। इसलिए यूनिवर्सिटी ही होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है, इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, कॉलेज भी हो सकता है। सो उनके लिए हर एक लीड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन के लिए एक अलॉटेड प्रोग्राम रहेगा, एक अलॉटेड लैंग्वेज भी होगा। जैसा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला है तो इसमें मलयालम लिखने वालों की संख्या ज्यादा है, तो लैंग्वेज मलयालम होगा। प्रोग्राम जो चयन करेंगे उसके अनुसार एक प्रोग्राम यहाँ बनेगा। NIT है तो वो टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है, उसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स ऐसा कुछ विषय होंगे, तो प्रोग्राम जो है BA केमिस्ट्री या BA फिजिक्स ऐसा कुछ, BSc केमिस्ट्री, BSc फिजिक्स ऐसा विषय को वहाँ दिया जाएगा। इसलिए प्रत्येक लीड इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी के लिए एक अलॉटेड प्रोग्राम रहेगा। एक या तो एक से ज्यादा, कभी एक ही होगा ऐसा नहीं है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। एक ही होगा ऐसा मैं नहीं बता रहा हूँ, उसके सामर्थ्य के अनुसार कभी कभी 3, 4, 5 भी हो सकते हैं। BBPY कोर कमेटी भी बनेगा, भारतीय भाषा पुस्तक योजना है यहाँ कोर कमेटी। बुक क्वालिटी एश्योरेंस कमेटी भी वही बनेगा। उसका फिर रिव्यू कमिटीज, ऑथर्स, ट्रांसलेटर्स, एडिटर, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, ये सब एक टीम है। एक लीड इंस्टीट्यूशन में एक टीम बनेगा। इसमें और भी देख सकते हैं तो स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी,
हम अभी आज इसके बारे में थोड़ा आगे भी चर्चा करेंगे। स्टेट कोऑर्डिनेशन कमिटी, इसका क्या है स्थिति देखेंगे तो कंपोजिशन ऑफ द स्टेट और रीजनल लेवल कमिटी में एक चेयरपर्सन होगा। चेयरपर्सन नॉर्मली VC or director of the designated nodal university or institution and 6 to 8 members होंगे VC directors of the other institutions of the state or region, 6 to 8 and experienced professors or renowned academicians होंगे representing the relevant state or region or domain and language and one nodal coordinator for overall पुनरीक्षण के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए। He is experienced professor nominated by the VC or director of the designated nodal university or institution, and one joint coordinator who is full-time engagement throughout the scheme to oversee all related works and to coordinate with zonal coordinators, central committees, regulatory bodies, and lead institutions. This is the structure of the state coordination committee. So state coordination committee arrangement देखेंगे तो one HEI higher education institution or university of the state or union territory will be designated as nodal institution in consultation with the concerned regulatory body. वो decide करेगा मंत्रालय ने and central coordination committee on the basis of domain specific work. उनके लिए कुछ domain specific work है वो उन काम करेंगे। ये state coordination committee shall be constituted under the leadership of the nodal institution and the office of the committee shall be housed at the nodal institution and languages like Sanskrit and Urdu non-state specific if they separate coordination committee may be constituted क्योंकि पूरे अखिल भारत लेवल में उसका विकास होगा इसलिए एक स्टेट के लिए सीमित नहीं होके वो पूरे भारत में एक अलग व्यवस्था बनेगी। स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी के की फंक्शंस है जैसा एनविजनिंग ऑफ स्टेट लेवल इंटेंसिव प्लान, कैसे एक राज्य में काम आगे ले जाना चाहिए क्योंकि उसके आधार पर ही आगे हम पुस्तकों का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए इंटेंसिव प्लान का निर्माण करना, इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज को बनाना और लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था करना। मैपिंग ऑफ एकेडमिक प्रोग्राम्स एज पर नीड ऑफ द स्टेट, कितने प्रोग्राम्स हमारे स्टेट में ज्यादा चल रहे हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हो सकते हैं। 25 विश्वविद्यालयों में कितने प्रोग्राम्स है उसको हमने पहले मैपिंग करेंगे। जैसा BA हिस्ट्री कितने विश्वविद्यालयों में है, BA कॉमर्स कितने विश्वविद्यालयों में है, BSc फिजिक्स कितने विश्वविद्यालयों में है, उसके अनुसार जिसमें ज्यादा संख्या है, जिसमें अभी तक कोई पाठ्य सामग्री ही नहीं है, उनको पहले हम मलयालम भाषा में बना सकते हैं। इसलिए मैपिंग ऑफ एकेडमिक प्रोग्राम्स एज पर नीड ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी एंड प्रायोरिटाइज facilitate the selection process of suitable lead institution within the state or region, allocate specific academic programs to the designated lead institution for the development of textbooks and learning materials, identifying and capacitating a team of experts at state level to conduct various nature of workshops as per need of the lead institution. एक बार हम लीड इंस्टीट्यूशन को बनाएंगे, उसमें एक प्रोग्राम का करने के लिए आदेश होने के बाद विभिन्न कार्यशालाओं की आवश्यकता होगी क्योंकि सभी लोग लिखने में समर्थ नहीं होंगे, कुछ लोगों का शब्दावली ठीक नहीं होगा, इसलिए उन लोगों में कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ाने के लिए विभिन्न तरह की कार्यशालाओं का आयोजन करना होगा। वो सब स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी के द्वारा सूचित किया जाएगा। And monitor the process of book development work carried out by the lead institution, ensuring timely execution and adherence to quality standards. Our coordinator with the lead institutions, zonal coordinator and central coordination committee for smooth implementation and reporting. Ensure alignment of state level activities with the broader goals and timelines set by the central coordination bodies. Conduct of periodic progress reviews of the assigned tasks, addressing delays or issues promptly. These are all state coordination committees key functions. Next, after that state level mechanism, there is a institution level mechanism is there. So उसमें हम देखेंगे तो लीड यूनिवर्सिटीज का भी कुछ पुस्तक योजना में आइडेंटिफिकेशन कैसा करे, लीड यूनिवर्सिटी क्या है ये थोड़ा समझने की बात है। will be the key institutions who will take up the task of book writing, translation,
for a particular program in a particular language as assigned by the state or regional nodal coordination committees. तो लीड इंस्टीट्यूशन वो हो सकता है उसमें एक प्रोग्राम के आधार पर एक भाषा में पुस्तकों का निर्माण करने के लिए राज्य स्तरीय समिति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा. All the institute of national importance universities include central, state, private, open, deemed to be universities, institute under ministry, institute under state legislation act, research institutes, etc. are eligible to become a leading university or leading institution. Any such higher education institutions can apply for the lead institution of the portal of the Pustaka Yojana management system as per notification of the state coordination committee. इसलिए पहले स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी ने निर्णय किया जाएगा, उसके बाद हमारा जो पुस्तक योजना का मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें अलग-अलग तरह की एंट्रीज है प्रपोजल देने के लिए, उसके अनुसार स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी के निर्देश के अनुसार आगे लीडिंग इंस्टीट्यूशंस अपना प्रपोजल पुस्तक योजना मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा भेजेंगे. As per requirement and applications from the HES, the state coordination committee will select, recommend several HES of the state union territory as lead institution on basis of program and language. The selected HES will act as lead for producing books for a particular program in a specified language in a particular state or region or domain. In this way, there may be many leading institutions in a particular state or region. So कितना होना चाहिए, कितने प्रोग्राम्स करना चाहिए, इसका निर्णय कौन करेगा? इसका निर्णय करेगा स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी. ये स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी पूरा मैपिंग करके उसको कौन-कौन से विश्वविद्यालय में, कौन-कौन से संस्था में, कौन-कौन सा प्रोग्राम किस भाषा में होना चाहिए इसका निर्णय दिया जाएगा, निर्देश किया जाएगा. इसमें हम देखेंगे तो लीड इंस्टीट्यूशन का ये ऑपरेशनल मैकेनिज्म है. हम देखेंगे तो each and every lead institution has one lead officer who is VCR director of that institution, और लीड ऑफिसर के बाद एक कोऑर्डिनेटर who is overall functioning body, and one committee for academic and committee for administrative purpose. Academic is book quality assurance committee BQAC, and administrative purpose BBPY core committee. There is a one core committee is there, Bharatiya Bhasha Pustaka Yojana core committee. This is only for administrative purpose, but academic purpose, overall coordination of the academic purpose, BQAC is the main committee. So these are the mechanism system, what they do, how they do. हम देख सकते हैं इसमें envisioning of action plan as a leading institution, empanelment of reviewers, vetting experts, editors, inviting book proposals, screening and final selection of authors or translators, conducting capacity building of the authors, reviewers and related support system, review, quality assurance and making of publication ready document, financial management, monitoring, reporting and ensuring deliverables. These are the works for lead institutions. So lead institutions operational mechanism is like this. So earlier I showed the diagram, same as that. And here also composition of BBPY core committee. There is one BBPY core committee for administrative purpose. So वहाँ हम देखेंगे तो VCR डायरेक्टर चेयरपर्सन होगा, एक्सपीरियंस्ड प्रोफेसर अनुभवी आचार्य जो है वो संयोजक होगा, वन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर असिस्टेंट और डिप्यूटी रजिस्ट्रार मेंबर होगा, वन फाइनेंशियल ऑफिसर और रिप्रेजेंटेटिव मेंबर होगा, और 5 से 7 फैकल्टी जो है वो मेंबर्स होंगे रिलेटेड टू द डोमेन लैंग्वेज ऑफ वर्क असाइन्ड. The core committee will be responsible for overall planning, coordination, execution and monitoring of the Pustak scheme at the institution level. That is the core committee responsibility. And lead institution operational mechanism. So एक को एक दायित्व है, वो क्या काम करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, आगे कैसे प्लान करना चाहिए, ये सब इसमें है. इसमें मेनली सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ही होंगे, मिनिमम 2 होंगे, लैंग्वेज एक्सपर्ट्स भी होंगे क्योंकि भाषा के साथ साथ विषय के साथ साथ भाषा भी शुद्ध होना चाहिए, इसलिए मिनिमम 2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स एंड मिनिमम 2 लैंग्वेज एक्सपर्ट्स इनमें होंगे. इसलिए ये वन कोऑर्डिनेटर, दिस इज द कंपोजिशन ऑफ BQAC.
एंड एक्सटर्नल एक्सपर्ट भी होंगे, क्योंकि कभी कभी ये भी होता है, मैं पुस्तक लिखा हूँ, रिव्यू में है, मेरा फ्रेंड है, तो ये जो भी लिखा है ओके देखना नहीं है, उनको मैं पहले ये चाहता हूँ अच्छी तरह लिखेगा, ये मानसिकता नहीं होना चाहिए। इसलिए एक्सटर्नल एक्सपर्ट का भी असाइन होगा, इसलिए एक्सटर्नल एक्सपर्ट मिनिमम 1 होगा, ITAC रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द also there, and 1 student representative of the lead institution. If required, the VC director may nominate any other faculty as assistant coordinator to the committee to assist the coordinator if necessary. It is not compulsory. Functions of BBPY core committee: there is institutional plan of action. This is the operational manual for BBPY implementation. And second one is team coordination at lead institution. And third one is mapping and content development strategy. कैसे कैसे हमको आगे प्रोग्राम्स को करना चाहिए, इसके लिए मैपिंग एंड कंटेंट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी होना चाहिए। क्योंकि इसके साथ साथ प्रपोजल्स का इन्वाइट करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे ही आदर मैं जानता हूँ ये नहीं होगा। इसके लिए हर एक पुस्तक लिखने के लिए, हर एक इंस्टीट्यूशन के लिए हमने प्रपोजल्स मांगेंगे, प्रपोजल्स को स्क्रूटनी करेंगे, उसके बाद ही उसको आगे ले जाएंगे। इसलिए इनवाइटिंग प्रपोजल्स फ्रॉम एलिजिबल ऑथर्स, ट्रांसलेटर्स एंड फैकल्टी मेंबर्स थ्रू ए ट्रांसपेरेंट इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस। इसमें बाद में कोई विवाद नहीं होना चाहिए, इसलिए हर एक से प्रपोजल लेना चाहिए जो भी चाहता है लिखने के लिए। So inviting proposals, and fifth one is capacity building. After invited proposals, उसके बाद हमने उन लोगों के लिए कार्यशालाएं करेंगे, कितनी समय सीमा में पुस्तक बनाना चाहिए। इसके लिए पहले एक ब्लॉक लेवल में हमने एक काम किया था, भारतीय भाषा समिति और यूजीसी मिलकर, आपने सुना होगा अस्मिता परियोजना। Earlier year there is a project or scheme अस्मिता, प्रोजेक्ट अस्मिता। इसमें क्या किया गया था, उसमें कोई पैसा की व्यवस्था नहीं थी, केवल एक भाषा में 50-50 पुस्तकों का प्रकाशन करने के लिए प्रयास किया गया था यूजीसी के द्वारा। 24 लास्ट में शुरू हुआ, 26 जनवरी फरवरी के अंदर वो उसका पूरा एक निरीक्षण किया गया था। उसमें कोई फाइनेंशियल व्यवस्था नहीं थी, केवल ऑथर्स अपने इच्छा के अनुसार एक पुस्तक लेके, वो मलयालम में 50 पुस्तक, तेलुगु में 50 पुस्तक, ऐसा एक भाषा में 50-50 पुस्तकों का निर्माण किया गया था। मलयालम में भी कुछ लोग लिख के भेजे थे, वो अभी यूजीसी के BQAC में अभी उसका पुनरीक्षण हो रहा है। इसलिए पहले ब्लॉक लेवल में, यानी छोटी स्तर पर हमने एक प्रयास किया था, उसका विस्तृत जानकारी बाद में अभी पुस्तक योजना के रूप में यहाँ दिया गया। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मैनेजमेंट और रिकॉर्ड कीपिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, हर एक विषय का हमने उसमें रिकॉर्ड कीपिंग भी होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन भी होना चाहिए। तो लीड इंस्टीट्यूशन फंक्शंस ऑफ द BQAC, इसमें एम्पैनलमेंट ऑफ ए पूल ऑफ रिव्यूअर्स, क्योंकि एक भाषा में एक विषय में हमको बहुत सारे लोग चाहिए रिव्यूअर्स, इसलिए उनका एक एम्पैनलमेंट होना चाहिए। उसके लिए एम्पैनलमेंट ऑफ ए पूल ऑफ रिव्यूअर्स होना चाहिए। स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन ऑफ बुक प्रपोजल्स, इसका काम है BQAC का। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैनस्क्रिप्ट रिव्यू कमिटी, मैनस्क्रिप्ट मींस यहाँ जो मैनस्क्रिप्ट है वो नहीं, ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट ऑफ द बुक, यानी कितने यूनिट्स होना चाहिए, उसमें क्या कंटेंट होना चाहिए, वो ड्राफ्ट, नॉट मैनस्क्रिप्ट। Earlier I went to Uttarakhand, then I told them to manuscripts, so they are think that where is the manuscripts in our institution, so they think that the manuscript means Talapatra. This is not Talapatra, this is only draft of the book proposal. So that's why. So here multi-level peer review process is there. There is academic quality, linguistic standards, pedagogical effectiveness, cultural and contextual appropriateness, translation conformity, interactive content, vetting process, feedback and revision cycle, intellectual property and copyright issues. This is common nowadays, so this is also needed. And academic integrity and ethical standards, publication readiness processes. These are the multi-level peer review process.
This is the process flow of the 11 steps. You will see here, inviting proposals for book writing, translation by the leading institution, and online submission of book proposal by the potential authors or translators on the Pustaka Yojana portal. And third one is screening of the submitted book proposals by the BQAC LI. LI means leading institutions. Book Quality Assurance Committee in each leading institution. So BQAC LI is a screening of the submitted book proposals. Information to concerned authors, translators of the finally selected book proposals by the BBPY core committee, and official process of sanctioning the book writing or translation task to concerned persons by the BBPY core committee leading institution. Tagging of a dedicated review committee with each of the selected book proposal by BQAC leading institution. And seventh one is submission of draft content by the major author on the Pustaka Yojana portal, and reviewers' comments on the submitted draft content of the book, incorporation of the reviewers' comments by the author and resubmission. And 10th is final content recommended by the reviewers and approved by BQAC, and then final designing, proofreading, ISBN allotment, and e-publishing of the book. This is the process flow from 1 to 11. 11 steps are there. And a tentative timeline for book preparation is, this is approval for conceptual proposal with brief content is by first month, 15 to 30 days time is there. As per the timeline proposed by the author and approved by the BQAC, submission of all draft chapters or content by 6th month, 30 to 180 days, means 6 months. Review of the draft chapters are content by 7th month. Incorporation of the review suggestions by the author by 8th month. Editing and finalization of the draft chapters are content by 9th month. Approval of the draft chapters content by BQAC on recommendation of the book review committee by 10th month. E-publishing of the book on digital portal like e-Kumbh, there is one portal will be dedicated for this. So the digital portal by 11th month, disbursement of related funds, grants to the leading institution or author by 12th month. This is the 1 year plan. कभी कभी ये भी हो सकता है, कुछ पुस्तक लिखने के लिए ज्यादा समय भी हो सकता है। जैसा विज्ञान की पुस्तक लिखेंगे तो थोड़ा सा अनुसंधान करके लिखना है, थोड़ा समय ज्यादा भी हो सकता है। तब जो लेखक है उन्होंने एक प्रपोजल में ही वो पहले बताएंगे तो वो आगे कमेटी के द्वारा अप्रूव के बाद वो ज्यादा टाइम भी ले सकता है। कभी 1.5 ईयर हो सकता है, कभी 15 मंथ्स भी हो सकता है। ये अपने अपने विषय के अनुसार कभी कभी बढ़ता भी है। कुछ विषयों के लिए 1 साल की समय सीमा पर्याप्त हो जाएगा, जैसा आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, दे आर 1 ईयर विथिन टाइमिंग्स। सो कोर गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क्स आर preparing in Bharatiya Bhasha Samiti, guidelines for book writing or translation, general guidelines for the authors. So कैसे बुक लिखना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, LOCF कैसे फॉलो करना चाहिए। एक राज्य में यदि एक पुस्तक बनाएंगे तो 4-5 विश्वविद्यालय में उस विषय में कौन सा कंटेंट है उसके अनुसार प्रपोजल देना चाहिए। इसका पूरा गाइडलाइंस अभी बन रहे हैं। डिसिप्लिन सब्जेक्ट स्पेसिफिक गाइडलाइंस फॉर द ऑथर्स, वो तो एक तो कॉमन गाइडलाइंस है सभी के लिए है, परंतु विषय के अनुसार भी कुछ मार्गदर्शन वहां दिया जाएगा। और गाइडलाइंस टू अलाइन द कंटेंट एज पर एक्सपेक्टेशंस ऑफ द NEP 2020 सच एज IKS इंटीग्रेशन। IKS इंटीग्रेशन के लिए अभी भारतीय ज्ञान परंपरा के विभाग के द्वारा कैसा इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, उन्होंने एक मार्गदर्शक बनाया है, वो बाद में सभी के लिए अवेलेबल किया जाएगा। और गाइडलाइंस फॉर यूज ऑफ स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजीज इन राइटिंग ट्रांसलेटिंग द बुक, दैट इज CSTT टर्मिनोलॉजी, यूसेजेस ऑफ CSTT टर्मिनोलॉजी, जनरल आउटलाइन टेम्पलेट फॉर प्रिपरेशन ऑफ बुक एंड चैप्टर्स, कैसे होना चाहिए, कितने यूनिट होना चाहिए, यूनिट में कितना कंटेंट होना चाहिए, पुस्तक का प्रारूप कैसा होना चाहिए, A4 में होना चाहिए या कैसा होना चाहिए, यूनिकोड फॉन्ट या अदर फॉन्ट, ये सब उसमें होंगे। क्वालिटी एश्योरेंस एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स, क्योंकि आजकल के जमाने में ये बहुत जरूरी है, क्योंकि AI के जमाने में आप पूरा ChatGPT को दे देंगे, ChatGPT को दे देगा, वो एज इट इज पुस्तक के रूप में बनाया जाएगा, ये नहीं चलेगा। उसके लिए कुछ गाइडलाइंस बना रहे हैं।
एआई डिटेक्ट करने के लिए भी अनुवादनी के द्वारा अभी कुछ प्रयास कर रहे हैं, वो भी आ जाएगा। तो एआई की कंटेंट कितने होना चाहिए एकेडमिक बुक में, हम जानते हैं, पहले भी कुछ निर्देश है इसमें 10% हमने ले सकते हैं। वैसे ही एआई कंटेंट को भी कितना % ले सकते हैं, उसका भी कुछ मानदंड हर एक भाषा में बनाया जा रहा है, इसलिए वो क्वालिटी एश्योरेंस एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स होगा। जैसे ही ड्राफ्ट सबमिशन प्रोसेस, देयर इज ए प्रोसेस इज देयर मैनेजमेंट पोर्टल में, पूरा व्यवस्था कैसे होना चाहिए, ऑथर्स के लिए कैसे, कमिटी बीक्यूएसी कमिटी के लिए कैसे, लीड इंस्टीट्यूशन के लिए कैसे, वो सब मैनेजमेंट पोर्टल में दिया जा रहा है। कोर गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क, आईपीआर एंड कॉपीराइट रिलेटेड गाइडलाइंस। तो अभी इसमें कॉपीराइट रिलेटेड गाइडलाइंस पहले भी कुछ है, आधुनिक काल के अनुसार और भी कुछ योजना कर रहे हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर राइटिंग और ट्रांसलेशन ऑफ ई बुक्स और कंटेंट्स, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ऑथर्स, कॉपीराइट एग्रीमेंट बनाया जाएगा। वैसे ही लाइसेंस एग्रीमेंट मींस टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ यूज फॉर थर्ड पार्टी, टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर ट्रांसलेटर्स। इसके लिए एक गाइडलाइंस बनाया जा रहा है। और कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इंस्टीट्यूशनल हैंड होल्डिंग, इसमें क्या है, कुछ वर्कशॉप्स हमको आगे करना होगा, क्योंकि वो वर्कशॉप से हमारे पूरा विषय का, उनके जैसा आप लोगों ने ये पीपीटी देख रहे हैं, थोड़ा समझ रहे हैं, वैसे ही सभी के लिए ये ध्यान में होना चाहिए प्रोसेस कैसा होगा। इसके लिए अलग अलग कार्यशालाओं का प्रावधान किया जाना चाहिए। Ample opportunities and support system for capacity building of the stakeholders. They are envisioning workshops for state coordination committee or nodal institution, orientations for leading institutions, capacity building workshops for authors and translators, orientation for reviewers and vetting experts and editors, online capacity building program through MMTTC. Now it is very active in all over India in the education sector. So through MMTTCs, raise your ticket facility for supporting management portal and technical help desk also there. Key incentive to the stakeholders. मैं पुस्तक लिखूंगा, मुझे क्या मिलेगा? मेरा पढ़ाई सब करते रहा हूँ, फिर भी मुझे क्यों पुस्तक लिखना चाहिए, क्या जरूरत है? इसके लिए कुछ गाइडलाइंस यूजीसी के द्वारा बनाया जा रहा है। यूजीसी, एआईसीटीई और जो भी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के द्वारा कुछ गाइडलाइंस बनाया जा रहा है। उसमें की इंसेंटिव्स टू फैकल्टीज एंड ऑथर्स और ट्रांसलेटर्स इज फाइनेंशियल ग्रांट इन प्रोजेक्ट मोड टू राइट और ट्रांसलेट बुक्स। दिस इज अप्रॉक्सिमेटली पेज वाइज इंसेंटिव्स आर देयर, सो पेज वाइज फॉर पेज they are providing, and recognition of the related work in recruitment and CAS promotions, and publication of book with ISBN on national portal, academic branding of the authors at national level, क्योंकि एक अच्छा पुस्तक फिजिक्स में बनाया जाएगा तो पूरे भारत में उनका प्रचार होगा, उस राइटर का और उसका कंटेंट का, सभी का, भाषा का भी। कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर टीचिंग लर्निंग थ्रू इंडियन लैंग्वेजेस हैविंग डायरेक्ट बेनिफिट टू द कंसर्न्ड स्टूडेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस, दिस इज द डायरेक्ट बेनिफिट। एंड की इंसेंटिव्स टू द इंस्टीट्यूशंस, एडवांटेज इन NAAC और NIRF gradings, institutional capacity building for education through Indian languages, institutional repository of learning resources or books for direct use of the concerned students and teachers, better inclusive learning environment in the institution, academic branding of the institution at national level through published books. This is the key incentive to the stakeholders, and this is the Pustak Yojana management system. Now it is going on. So there is PYMS, digital monitoring and governance dashboard is being created by Inflibinet, through Inflibinet. There is a state coordination committee, lead institution, nodal institution, authors, translators, सभी के लिए वहाँ जगह है, केवल एक के लिए नहीं है, अलग अलग जितने भी स्टेक होल्डर्स है सभी के लिए थ्रू मैनेजमेंट पोर्टल ये काम आगे ले जाएगा। तो ये है हमारा 12 विषयों का प्रस्ताव है। थोड़ा समय 10 मिनट ज़्यादा लिया हूँ क्योंकि ये 3 घंटे का प्रेजेंटेशन है एक्चुअली, not only 1 hour, but
समय सीमा मन में रखकर कुछ विषयों को मैंने स्किप भी किया हूँ इसमें। फिर भी हमने बहुत सारे विषयों में हमने समझने के लिए प्रयास किया होगा। कुछ विषय समझ में नहीं आया होगा क्योंकि हमने भी बहुत बार देखा सुना, तभी हमको भी मन में आया। इतना बड़ा मैकेनिज्म है ये, एक छोटा सा नहीं है। फिर भी हमने समझने के प्रयास करेंगे हमारे स्तर पर हम कैसे इसमें योगदान दे सकते हैं भारतीय भाषा पुस्तक योजना में। तो एक भारतीय उच्च शिक्षा में एक आमूलाग्र परिवर्तन के लिए इस योजना बहुत उपकार होगा। इसलिए भारत सरकार ने इसको आगे ले जाने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना के संदर्भ में सभी के द्वारा सभी के साथ मिलकर आगे ले जाने के लिए प्रयास कर रही है। सभी के लिए धन्यवाद। इसमें कोई आपका कोई संदेह है, कुछ डिस्कशन करना है, आप कर सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आया इसमें और एक बोलना मैंने भूल गया, एक पुस्तक के लिए एक ही आधार होना है, सब कुछ नहीं है। एक मुख्य संपादक होगा, मुख्य राइटर होगा, उसके साथ साथ और एक भी हो सकता है, को एडिटर, को राइटर। जैसा एक पुस्तक के लिए सामान्यतः एक लिखेगा तो ठीक है, कभी नहीं हो पाएगा तो 2 और 3 भी हो सकते हैं, मैक्सिमम 3। एक पुस्तक के लिए एक भी हो सकता है, कभी 2 कभी 3, मैक्सिमम है उनका 3 मिलकर एक पुस्तक बना सकते हैं। इसलिए वो मैंने मेंशन नहीं किया, अभी उसको याद दिला रहा हूँ। तो इसलिए हमारे कोई संदेह है इसके संदर्भ में तो आप यहाँ बता सकते हैं, कुछ डाउट्स है यहाँ भी पूछ सकते हैं। समय सीमा के अंदर हमने उसका चिंतन करेंगे। कुछ मैं जानता हूँ तो यही उत्तर दूंगा, यदि नहीं मुझे पता नहीं है तो आप इसमें जो पुस्तक योजना के लिए डेडिकेटेड ईमेल है हमारा, उसमें आप भेजेंगे तो वहां भी आपको उत्तर मिलेगा। तो अभी इसके बारे में कुछ परिचर्चा करना है तो Thank you, sir. Based on Dr. Rao's presentation, we shall now proceed to the discussion session. In fact, we will be continuing this discussion till evening. So the floor is now open for discussion, suggestions, opinions from honorable vice chancellors, directors and other participants. So we request active participation from all the participants sitting here.